हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू all are fine। एंड आज हम अपने चैप्टर का कंक्लूडिंग पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सेशन 3 ऑफ द चैप्टर 8 ऑफ ज्योग्राफी। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, फिर हमने बात करी थी मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में और कि हमें कौन कौन से यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नीड, क्यों ज़रूरत है हमें नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करने की। कंजर्व मीन्स उसको संभालना, उसको प्रिजर्व करना, उसको वेस्टेज से रोकना। मीन्स उसका जो यूज़ करें दैट शुड बी वेरी मच केयरफुल use, and we should not exploit these vegetation, these natural resources in a big amount। बहुत केयरफुली हमको एक्सप्लॉइट करना है इन नेचुरल रिसोर्सेज को एंड एज वेल एज द नेचुरल वेजिटेशन। तो वेजिटेशन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। द फॉरेस्ट लैंड इन आवर कंट्रीज बिलो द साइंटिफिक नॉर्म्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो फॉरेस्टेड लैंड है ये बहुत बिल्कुल साइंटिफिक नॉर्म्स के बिलो है। मीन्स जो साइंटिफिक नॉर्म्स, जो क्राइटेरियाज है कि फॉरेस्टेड लैंड के क्या क्राइटेरियाज है, इंडिया में वी आर नॉट फॉलोइंग दोज क्राइटेरियाज एंड इट इज़ टोटली बिलो द साइंटिफिक नॉर्म्स फॉर प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर हम बात करते हैं इकोलॉजिकल, व्हाट इज़ इकोलॉजिकल बैलेंस? ये वो बैलेंस है जो रिलेशनशिप है बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट। अगर हम बात करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस की तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ आवर टोटल लैंड एरिया मस्ट बी केप्ट अंडर फॉरेस्ट। हमारी लैंड का जो एक क्राइटेरिया है, अगर हम फॉरेस्टेड लैंड की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया मस्ट बी केप्ट अंडर फॉरेस्ट। वो होना चाहिए 1/3 टोटल लैंड का जो एरिया है। मीन्स सपोज जितना भी हमारा इंडिया एरिया कवर करा लैंड एरिया, उसका 1/3 लैंड एरिया फॉरेस्टेड लैंड होना चाहिए। नेचर मेंटेन्स, सेकेंड पॉइंट है, नेचर मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, बट ड्यू टू मैन्स एक्टिविटीज़ एरियाज अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग। और नेचर एक बैलेंस बनाती है, इट गिव्स अ बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। लेकिन हम लोग ह्यूमन बींग्स, they are just creating disturbance, we are disbalancing because of our activities, we are just disturbing this balance and we means उसकी वजह से क्या है, फॉरेस्ट एरिया भी डिक्रीज हो रहा है, सो द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इंक्रीजिंग। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी अर्थ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। और उससे क्या रहा है, दिस मीन्स दैट मोर सन रेज आर बीइंग ट्रैप्ड, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट हो चुकी है, उससे जो हमारा सन रेज हैं, सन रेज आर बीइंग ट्रैप्ड बाय दिस गैस, और डायरेक्ट सन रेज हमारी अर्थ तक नहीं पहुंच पा रही है। दिस इज़ कॉजिंग अ वार्मिंग इफेक्ट, जिससे हमारी अर्थ पे एक वार्मिंग इफेक्ट हो रहा है एंड दिस वुड कॉज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर क्लाइमेट, जिससे आने वाले समय में हमारी क्लाइमेट पे, हमारी अर्थ पे, हमारे प्लैनेट पे एक बहुत एडवर्स बुरा इफेक्ट हो जाएगा। फॉरेस्ट ट्रीज, नेक्स्ट पॉइंट है, क्यों है नीड। फिर हम नेक्स्ट नीड का रीज़न क्या है, फॉरेस्ट ट्रीज हेल्प इन ब्रिंगिंग सफिशिएंट रेनफॉल ऑन अर्थ। अगर हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट ट्रीज हमारी अर्थ पर सफिशिएंट रेनफॉल लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमको हेल्प करता है। एंड ड्यू टू डिक्रीज और नंबर ऑफ ट्रीज, और जैसे जैसे ट्रीज की हम कट करते जा रहे हैं, हम
डिफॉरेस्टेशन को मीन्स आप कह सकते हैं कि उसको हम प्रमोट कर रहे हैं ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन को, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को कट कर रहे हैं। उससे क्या है, जो हमारी अर्थ का जो ट्रांसपिरेशन होना चाहिए था वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, एंड हेंस द रेनफॉल इन दैट एरिया ऑल्सो डिक्रीजेज। उससे हमारे उन एरियाज़ की रेनफॉल भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रही है, कम हो रही है बिकॉज ऑफ लेसर रेनफॉल। और जब बारिश नहीं होगी, लेस नंबर ऑफ ट्रीज ग्रो इन दैट एरिया, अर्थ ड्राई हो जाएगी, देयर विल नॉट बी एनी मॉइस्चर इन द अर्थ, और इससे क्या होगा, आगे के लिए न्यू ट्रीज ग्रो नहीं होंगे। द प्रोसेस इज रिपीटेड, और इसी तरह से ये प्रोसेस रिपीट होती जा रही है, होती रहेगी। एंड द एरिया विच वॉज वंस अ थिक फॉरेस्ट, और ऐसा आ जाएगा, ऐसा टाइम आ जाएगा कि जो एरियाज कभी थिक फॉरेस्ट हुआ करते थे वो क्या हो जाएंगे, अल्टीमेटली बिकम अ डेजर्ट, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। द फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, फॉरेस्ट हमारे सॉइल को भी कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। दिस इज़ बिकॉज प्रोटेक्ट करती है हमारे सॉइल को। दिस इज़ बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, इसलिए क्योंकि जब प्लांट्स एंड ट्रीज की प्रेजेंस होती है तो टॉप सॉइल इज हेल्ड फर्मली, जो टॉप सॉइल है अर्थ की उसको प्लांट्स की रूट्स फर्मली उसको अपने आप में यू कैन से कि बाउंड करे रहती हैं, और वो सॉइल इरोड होने से बच जाती है। सॉइल इरोजन को भी प्लांट्स एंड ट्रीज उसको रोकने में हमारी हेल्प करते हैं। एंड दे डोंट अलाउ टू बी वॉश्ड अवे, जो टॉप सॉइल है दीज रूट्स they held that soil firmly and not allowed to be washed away. नेक्स्ट रीज़न क्या है, नीड क्या है कि हम इसको नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करें, वो ये है कि फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ एंड हेल्प इन देयर प्रिजर्वेशन। फॉरेस्ट हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, आप अब देखते हैं आपके सिटीज़ में, आपके टाउन्स में, विलेजेस में डिफरेंट तरह के वाइल्ड एनिमल्स आजकल एंटर होते हैं, कभी किसी एरिया में, कभी इसी एरिया में, कभी टाइगर्स आ जाते हैं, कहीं लेपर्ड्स आ जाते हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं ये लोग, ये ऐसे एनिमल्स वाइल्ड लाइफ हमारी सिटीज़ टाउन्स एंड विलेजेस की तरफ क्यों आ रहे हैं, क्यों इस तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग देयर हैबिटेट, देयर फॉरेस्ट हैव बीन क्लीन, there is no food for them, so that is why they are coming to the other habitats of human beings. So फॉरेस्ट ही एक ऐसी जगह है जो वाइल्ड लाइफ को भी हैबिटेट, उनकी रहने की जगह और उनको प्रिजर्व करने का को हेल्प करता है। अगर वह जिनके फॉरेस्ट हम क्लियर करते जाए देन दे वोंट बी हैविंग एनी प्लेस टू लिव इन, एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर आई थिंक विल सी one or two leopards, elephants, monkeys in each and every house, because when they will not have any habitat, they will stay with us, है ना। तो कीप इन माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, तो इसलिए हमें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझना होगा, और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को समझा, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिवाइज इस फॉरेस्ट पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी भी रिवाइज़ की। मेन प्लैंक ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी, मेन प्लैंक मीन्स मेन यू कैन से वन साइड मीन्स मेन उसका रीज़न था फॉरेस्ट पॉलिसी इज प्रोटेक्शन। उसका मेन एम क्या है उस पॉलिसी का, कि प्रोटेक्शन दी जाए वाइल्ड लाइफ को, उसके साथ साथ कंजर्व किया जाए उसे, एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ देहरादून, अंडरलाइन करते रहेंगे, the Forest Research Institute of Dehradun and Coimbatore are the main centers for researching of forest products. ये 2 ऐसे सेंटर्स है, मेन सेंटर्स हैं इंडिया के, जो रिसर्च ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को के ऊपर काम करते हैं। अब हम आते हैं वाइल्ड लाइफ। As you have seen, there is a great variety of vegetation in India. The forests serve as home. हम पढ़ चुके हैं कि and
These animals and birds get food and shelter from the natural vegetation of the area where they live. ये उन एरियाज़ में जहाँ ये रहते उसी जगह पे इनको इनका फूड और शेल्टर मिलता है फॉरेस्ट में. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल्स फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ अ कंट्री. अगर हम बात करें तो जो हमारे मेन इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट हमारी कंट्री में दे इंक्लूड द एलिफेंट्स. जो एनिमल्स हमको मिलते हैं उनमें हमको सबसे पहले हम देखते हैं कि एनिमल्स में कौन है. सबसे पहले एलिफेंट्स, टाइगर्स के बाद है लेपर्ड्स, राइनोसर्स एंड द लायंस, है ना. तो दीज आर द एनिमल्स विच वी गेट इन आर फॉरेस्ट. अब इसके बाद द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज वेरी मच कॉल्ड द होम ऑफ एशियाटिक लायंस. यहाँ पे एशियाटिक लायंस मैक्सिमम अमाउंट में मिलते हैं. एशियाटिक लायंस एंड डियर एंड एंटीलोप आर कॉमन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया. डियर एंड एंटीलोप्स ये हमको इंडिया के ज़्यादातर जंगलों में मिल जाते हैं. देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ बर्ड्स. पीकॉक इज़ परहैप्स द मोस्ट ब्यूटीफुल अमंग द इंडियन बर्ड्स. पीकॉक शायद सबसे खूबसूरत बर्ड है इंडियन बर्ड्स में और ये हमको मैक्सिमम प्लेसेस पे मिल जाते हैं, है ना. और इसके साथ साथ इट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. ये हमारा नेशनल बर्ड भी है हमारे कंट्री का. The tropical evergreen forests of India are home of a large number of species of birds with a number of colorful plumage. बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हमको कलरफुल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं. स्टडी द मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन. ये आप लोग अपना स्टडी करिए कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाइल्ड लाइफ कहाँ पे इंडिया के कौन से एरिया में कौन सी वाइल्ड लाइफ हमको मिलती हैं, कौन सी स्पीशीज़ मिलती हैं. नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अब हमारी ज़रूरत है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व क्यों और कैसे करें. द नेचुरल रिसोर्सेज आर अ कॉमन हेरिटेज. हमारे ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हमारी एक कॉमन हेरिटेज है, एक हमारी धरोहर है विच वी हैव इनहेरिटेड, जो हमने अपने एंसेस्टर्स से पाई है, अपने फोर फादर्स से पाई है, जो हमारे पूर्वज हमको दे कर गए हैं और जो हमको आगे कहाँ करनी है, हैंड ओवर टू आवर फ्यूचर जनरेशन, है ना. तो उसके लिए उसकी कंजर्वेशन ज़रूरी है, उसका संभालना ज़रूरी है. एंड कंजर्वेशन डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन रिसोर्सेज को यूज़ ना करें, बट इट मीन्स दैट वी शुड यूज़ देम वाइजली. हमें उससे वाइजली यूज़ करना है, रफली यूज़ नहीं करना, बहुत ध्यान से केयरफुली यूज़ करना है. नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. आप वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन की नीड के बारे में पढ़ें. ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन गिवन एरिया आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट. सभी प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटरलिंक्ड हैं एंड दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर. ना तो प्लांट्स एनिमल्स के बिना रह सकते हैं, ना एनिमल्स प्लांट्स के बिना रह सकते हैं. द लार्ज स्केल poaching means hunting और वाइल्ड एनिमल्स बाय मैन इज़ अ सीरियस थ्रेट. ये एक बहुत बड़ा खतरा है फॉर द सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ है जो कि अब एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, खोती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं. दिस ऑल्सो डिस्टर्ब द फूड चेन्स. ये हमारी फूड चेन को भी डिस्टर्ब करती है. विच दीज एनिमल्स आर रिजल्टिंग इन अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द होल इकोसिस्टम, जो कि एक पूरे इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है. लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ किलिंग वाइल्ड लाइफ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. चलिए अब एक एग्जाम्पल से बात करते हैं. इन अ फॉरेस्ट देयर इज़ लॉट ऑफ ग्रास. किसी जंगल में बहुत सारी घास है. दिस grass is eaten by animals like deer. अब ये घास डियर जैसे एनिमल्स ने खा ली, ठीक है. अब द डियर इज देन कंज्यूम्ड बाय अ लायन. अब उस डियर को लायन ने खा लिया. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन. इस तरह से एक प्रॉपर फूड चेन बन गई. नाउ इफ
ऑल लायंस आर रिमूव्ड बाय किलिंग। अब ये अगर इसका ऑपोजिट हो जाए कि हम सब लायंस को मार दें, सब लायंस की हंटिंग हो जाए, कैप्चरिंग हो जाए, द पॉपुलेशन ऑफ डियर विल, क्या होगा, डियर्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी क्योंकि वो तो लायन का फूड है। सो एन इंक्रीज इन डियर पॉपुलेशन विल लीड टू एक्सेसिव ग्रेजिंग ऑफ ग्रास। उससे क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजिंग होगी ग्रास की क्योंकि वो तो ग्रास ईटिंग एनिमल है। एंड दिस विल लीड टू सॉइल इरोजन एंड अल्टीमेटली लश ग्रीन फॉरेस्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट एरिया। फिर क्या होगा, जब सब घास खत्म हो जाएगी तो जो एक हरा भरा ग्राउंड था, जब कहना चाहिए फील्ड था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्ट एरिया में। सो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन स्पेशल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। इसके लिए हमारे सब स्पेशल एफर्ट्स की ज़रूरत है कि हम उस सिस्टम को, उस बैलेंस को, उस चेन को मेंटेन करें, उसको बने रहने दें, उसको ख़त्म ना होने दें, है ना। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको बने रहने दें। अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। तो गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स है, लेट अस सी। बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे पहले हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं, इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। एंड देयर मेजर गोल इज़ टू प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम, ताकि वो जो भी ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को और इकोसिस्टम को प्रिजर्व कर सके, उस इकोसिस्टम को ख़त्म ना होने दे। स्पेशल एफर्ट्स आर बीइंग मेड, स्पेशल एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं टू प्रिजर्व इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ताकि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को बचाया जा सके। पीरियडिक सेंसस आर अंडरटेकन, सेंसस जनगणना, उनकी जैसे हम लोग की सेंसस होती है आफ्टर 10 ईयर्स, तो एनिमल्स की, वाइल्ड लाइफ की भी सेंसस होती है ताकि काउंटिंग की जा सके कि कितने एनिमल्स की, कितनी स्पीशीज़ हमारी कंट्री में प्रेजेंट है। फिर है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर हैज़ बीन लॉन्च। नाउ देयर आर अबाउट 50 टाइगर रिजर्व्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में 50 टाइगर रिजर्व्स प्रेजेंट है। In order to preserve wildlife, it is in its natural settings, और वाइल्ड लाइफ को इसकी नेचुरल सेटिंग्स में प्रिजर्व करने के लिए क्या बनाए गए, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज ये सेटअप की गई हैं। एंड नेशनल पार्क क्या है, नेशनल पार्क की डेफिनेशन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। नेशनल पार्क इज़ अ, अंडरलाइन करिए, इज़ अ रिजर्व्ड एरिया मेंट फॉर प्रिजर्विंग, जो कि प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है नेचुरल वेजिटेशन। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल ब्यूटी। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन करिए। सेंचुरी, अ सेंचुरी इज़ अ रिजर्व्ड एरिया फॉर द प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़। सेंचुरीज बनाई गई हैं कि उन स्पीशीज़ को, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रिजर्व किया जा सके और उनको डेवलप किया जा सके। At present, there are more than 515 sanctuaries and 100 national parks in India. ठीक है, 100 नेशनल पार्क्स है, 515 सेंचुरीज है, कवरिंग 4.5 ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। Many of species of wildlife have been declared, और अभी भी बहुत सारी स्पीशीज़, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ प्रोटेक्टेड डिक्लेयर हो चुकी हैं, एज ए नंबर हैव बिन रिड्यूस टू वेरी लो लेवल्स। और जबकि उनके नंबर जो उनके नंबर था, जो उनकी पॉपुलेशन थी, वो कहीं ना कहीं लो लेवल पे आ चुकी थी, लेकिन अब उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया। प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। ये हम सब सिटीजन्स की ड्यूटी है कि हम अपनी वाइल्ड लाइफ को भी प्रिजर्व करें, अपनी नेचर को भी प्रिजर्व करें। ईच वन ऑफ अस मस्ट contribute to the efforts of protecting the wildlife। हम सबको अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए in one or the other way।
It is up to us in what way we can contribute for this purpose. The Wildlife Week is observed, underline कर लेंगे. It is observed in India during the first week of October every year. This way, we can say that our government is doing its best, and it is our duty also to have our contribution for this purpose. I hope you have understood, and you will definitely help, you will definitely contribute for this purpose in your own way. Thank you and have a nice day.